रुको, अगर ये टॉपिक स्किप किया ना तो एग्जाम में 1-2 नंबर पक्का गए। बीपीएससी, एईडीओ, दरोगा, बिहार एसएससी, हर पेपर में यहीं से क्वेश्चन आता है। मैं हूं आपकी सारथी और आप देख रहे हो ज्ञान सारथी। आज रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट सीधा दिमाग में लॉक होने वाला है। सुनो ध्यान से। स्वागत है सभी का। आज हम बिहार के वन्यजीव परिदृश्य पर एक बहुत ही गहरी चर्चा करने वाले हैं और इसमें वो सभी हाल के बदलाव शामिल हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी हैं। बिल्कुल। हमारा आज का विषय है बिहार वन्यजीव 2026। जंगल, पानी और आसमान। और ये सिर्फ कोई पुरानी जानकारी नहीं है, ये जनवरी 2026 तक के बिल्कुल अपडेटेड डेटा पर आधारित है। ये वो हाई यील्ड टॉपिक है, मतलब यहाँ से सवाल बनने की गारंटी होती है जी। आज हम बिहार के टाइगर रिजर्व, 6 नई रामसर साइट्स और डॉल्फिन संरक्षण के हर पहलू को समझेंगे। और हमारा उद्देश्य सिर्फ फैक्ट्स बताना नहीं है, बल्कि उनके पीछे का क्यों समझना है, कोई जगह क्यों महत्वपूर्ण है और इसका बिहार के पर्यावरण के लिए क्या मतलब है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं बिहार के जंगलों से, जहां बाघों की दहाड़ गूंजती है। पहला नाम जो जहन में आता है वो है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, बिहार का गौरव। इसे पश्चिम चंपारण का रॉयल टाइगर लैंड कहना गलत नहीं होगा। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो इसे बहुत खास बनाती है। ये पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी के किनारे है और इसकी उत्तरी सीमा नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क से लगती है। ओह, मतलब एक तरह का ट्रांस बाउंड्री लैंडस्केप बन जाता है। बिल्कुल। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाघों और दूसरे वन्य जीवों के लिए एक बहुत बड़ा और सुरक्षित लैंडस्केप देती है। और यहाँ वो पॉइंट आता है जिस पर हर एस्पिरेंट को ध्यान देना है। वाल्मीकि नगर बिहार का एकमात्र, मैं फिर दोहरा रही हूँ, ओनली नेशनल पार्क और पहला टाइगर रिजर्व है। ये ओनली शब्द यहीं से सवाल बनता है, लेकिन यहाँ से बाघ ही तो नहीं है, है ना? कांक्षी प्रोजेक्ट का घर है गैंडा वापसी, यानी राइनो रीइंट्रोडक्शन। अच्छा, गैंडों को वापस लाया जा रहा है? जी, असम के काजीरंगा और पुबितोरा से एक सिंग वाले गैंडों को यहाँ लाकर एक नई आबादी बसाई जा रही है। मकसद ये है कि गैंडों की आबादी सिर्फ असम तक सीमित ना रहे, मतलब किसी बीमारी या आपदा की स्थिति में हमारे पास एक बैकअप पॉपुलेशन हो। ये तो शानदार बात है। मतलब भविष्य में वाल्मीकि नगर बाघ और गैंडे दोनों का घर बनेगा। अब उस नाम पर आते हैं जो बिहार के संरक्षण के नक्शे पर एक उभरता हुआ सितारा है, कैमूर, जो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। ये सबसे ताज़ा अपडेट है। राज्य कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है और एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि भारत में किसी भी नए टाइगर रिजर्व को अंतिम मंजूरी देती है, उसकी प्रक्रिया भी अब अंतिम चरण में है। तो हम कह सकते हैं कि बिहार जल्द ही 2 टाइगर रिजर्व वाला राज्य होगा। और कैमूर के साथ एक और बड़ा फैक्ट जुड़ा है, जहां तक मुझे याद है। ये एक क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कैमूर और रोहतास जिलों में फैला है। लेकिन इसका महत्व सिर्फ इसके आकार में तो नहीं है। नहीं, इसका असली महत्व इसकी रणनीतिक स्थिति में छिपा है। ये मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ और उत्तर प्रदेश के दुधवा जैसे बड़े टाइगर रिजर्व्स को जोड़ने वाले एक बहुत महत्वपूर्ण सोन रिवर कॉरिडोर का हिस्सा है। बाघ एक विशाल क्षेत्र में घूमते हैं और यह गलियारा मतलब कॉरिडोर उन्हें एक जंगल से दूसरे जंगल तक सुरक्षित रास्ता देता है। ये कॉरिडोर वाली बात थोड़ी और समझाइए। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए इतना जरूरी क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है। इसका असली मतलब है बाघों की आबादी में बीमारियों से लड़ने की ताकत होना और बदलते पर्यावरण के साथ खुद को ढालने की क्षमता बनाए रखना। अच्छा। अगर ये कॉरिडोर ना हो तो बिहार के बाघ एक तरह के जेनेटिक द्वीप पर फंस जाएंगे। वे आपस में ही ब्रीड करेंगे, जिससे धीरे धीरे उनकी प्रजाति कमजोर हो जाएगी। ये कॉरिडोर उनके अस्तित्व के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। ये तो बहुत बढ़िया विश्लेषण है। मतलब कैमूर से बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के टाइगर लैंडस्केप के लिए जरूरी है। और नदियों की यही सेहत तो बिहार की आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड्स की जान है। यहीं से हम पानी की दुनिया में आते हैं, जहां हाल के सालों में एक असली क्रांति हुई है। इसे रामसर क्रांति कहना बिल्कुल सही है। कुछ साल पहले तक बिहार में सिर्फ एक रामसर साइट थी, लेकिन 2024-25 के बाद अब इनकी कुल संख्या 6 हो गई है। 1 से सीधे 6? ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, ये दिखाता है कि राज्य और केंद्र सरकार ने बिहार के वेटलैंड्स के संरक्षण को कितनी गंभीरता से लिया है। यह सिर्फ एक टैग नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहचान है। तो ये 6 नाम और उनकी लोकेशन समझना बहुत जरूरी है।
कांवर, नागी, नकटी, गोगाबिल, गोकुल और उदयपुर। चलिए बिहार की पहली रामसर साइट से शुरू करते हैं, कांवर झील। कांवर झील जो बेगूसराय जिले में है, इसे 2020 में बिहार का पहला रामसर साइट होने का गौरव मिला। लेकिन इसकी एक और बड़ी पहचान है, ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील ऑक्सबो लेक है। यहाँ कई एस्पिरेंट्स गोखोर या ऑक्सबो झील के कंसेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे सरल शब्दों में कैसे समझें? देखिए, कल्पना कीजिए कि एक नदी मैदानी इलाके में सांप की तरह बल खाती हुई चल रही है। इन मोड़ों को मियांडर कहते हैं। समय के साथ नदी कटाव करके अपना रास्ता सीधा करने की कोशिश करती है। कभी कभी बाढ़ के दौरान नदी एक सीधा रास्ता बना लेती है और अपना पुराना घुमावदार हिस्सा पीछे छोड़ देती है। ओह, तो वो जो कटा हुआ हिस्सा है वो झील बन जाता है। बिल्कुल, यही कटा हुआ अर्धचंद्राकार हिस्सा, जिसका आकार गाय के खुर जैसा लगता है, गोखुर झील कहलाता है। कांवर झील बूढ़े गंडक नदी के इसी तरह रास्ता बदलने से बनी है। एकदम साफ हो गया। पर क्या इस ऐतिहासिक झील के सामने आज कोई चुनौतियां भी हैं? हाँ बिल्कुल, अतिक्रमण, गाद का जमना मतलब सिल्टेशन और जलकुंभी का अनियंत्रित फैलाव इसकी प्रमुख चुनौतियां हैं। रामसर टैग मिलने के बाद अब इसके संरक्षण के लिए एक एकीकृत योजना पर काम हो रहा है, जो एक सकारात्मक कदम है। अब चलते हैं जमुई जिले के जुड़वा पक्षी लहारों की ओर, नागी और नकटी। जी, जिन्हें 2024 में एक साथ रामसर साइट का दर्जा मिला। ये दोनों जलाशय एक दूसरे के काफी करीब हैं, इसलिए इन्हें जुड़वा मतलब ट्विन सैंक्चुरी भी कहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये प्राकृतिक झीलें नहीं है। अच्छा, तो ये बनी कैसे? इन्हें सिंचाई के लिए मानव निर्मित मतलब मैनमेड डैम के रूप में बनाया गया था, लेकिन समय के साथ प्रकृति ने इन्हें अपना लिया और आज ये हजारों प्रवासी पक्षियों का महत्वपूर्ण पड़ाव बन चुके हैं। और जमुई का नाम आते ही बिहार के प्रसिद्ध कलरव पक्षी महोत्सव की याद आ जाती है, जो यहीं होता है। ये बात तो दिलचस्प है कि ये मानव निर्मित है, पर क्या कोई ऐसा उदाहरण भी है जहां स्थानीय लोगों ने खुद संरक्षण की जिम्मेदारी उठाई हो? बिल्कुल, और ये बिहार के संरक्षण की कहानी का सबसे प्रेरणादायक अध्याय है। गोगाबिल, ये कटिहार जिले में है और इसे 2025 में रामसर साइट घोषित किया गया। इसकी सबसे खास बात क्या है? इसकी सबसे खास बात है इसका दर्जा। ये बिहार का पहला और एकमात्र कम्युनिटी रिजर्व है। कम्युनिटी रिजर्व? हाँ, इसका मतलब है कि यहाँ के वेटलैंड का संरक्षण और प्रबंधन किसी सरकारी विभाग के बजाय स्थानीय मछुआरे और किसान सरकार के साथ मिलकर करते हैं। वाओ, मतलब ये संरक्षण का बॉटम अप अप्रोच है। जी हाँ, ये उसका बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन जब समुदाय और सरकार मिलकर काम करते हैं तो टकराव नहीं होता? क्या चुनौतियां आती हैं? चुनौतियां जरूर आती हैं। कभी कभी आजीविका जैसे मछली पकड़ना और संरक्षण के नियमों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होता है। लेकिन गोगाबिल का सफल मॉडल ये दिखाता है कि जब स्थानीय समुदाय को एहसास हो जाता है कि पर्यावरण की रक्षा उनकी भलाई से जुड़ी है, तो वे उसके सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। सरकार का काम यहाँ एक फैसिलिटेटर का होता है, मालिक का नहीं। कमाल है। अब रामसर लिस्ट के दो सबसे नए मेहमानों की बात करते हैं, गोकुल और उदयपुर, जो 2025 में ही शामिल हुए। जी, गोकुल जलाशय बक्सर जिले में गंगा नदी के किनारे है, जबकि उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बहुत पास स्थित है। ये दोनों ही प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं। यहाँ एक ऐसी बात है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। उदयपुर झील का नाम सुनते ही लोग सीधे राजस्थान के बारे में सोचने लगते हैं, जबकि ये बिहार का एक महत्वपूर्ण वेटलैंड है। ये एक क्लासिक ट्रैप है जिससे बचना होगा। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए लोकेशन को हमेशा नाम के साथ जोड़कर याद रखना चाहिए। उदयपुर झील, पश्चिम चंपारण, बिहार। तो जंगल और पानी की यात्रा के बाद अब आसमान की ओर देखते हैं। और बिहार के आसमान की बात हो तो गंगा की बेटी यानी गांगेय डॉल्फिन को कैसे भूला जा सकता है? गांगेय डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, बिहार की पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है और बिहार इसके संरक्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। इसी का प्रमाण है विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य। ये भागलपुर में सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक गंगा नदी का 60 किलोमीटर लंबा हिस्सा है। और एक बार फिर यहाँ एक ओनली वाला फैक्ट आता है, ये भारत का एकमात्र ओनली डॉल्फिन अभयारण्य है। एक बहुत ही रोचक तथ्य ये है कि ये डॉल्फिन फंक्शनली अंधी होती हैं। ये सच है। उनकी आंखों में लेंस नहीं होता, इसलिए वे सिर्फ रोशनी और अंधेरे में फर्क कर सकती हैं।
वो अपना रास्ता खोजने और शिकार करने के लिए इको लोकेशन नाम की एक अद्भुत तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। इको लोकेशन ये कैसे काम करता है? वो अपने सिर से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे छोड़ती हैं। ये तरंगें जब किसी मछली या पत्थर से टकराकर वापस आती हैं तो उस गूंज को सुनकर डॉल्फिन अपने दिमाग में आसपास का पूरा नक्शा बना लेती है। इसी ध्वनि के कारण इन्हें स्थानीय भाषा में सूसू भी कहा जाता है। अच्छा, तो इस अभयारण्य के सामने क्या चुनौतियां हैं? क्या डॉल्फिन यहाँ पूरी तरह सुरक्षित है? चुनौतियां गंभीर हैं। नदी में बढ़ता जहाज़ों का ट्रैफिक, उनके शोर से डॉल्फिन के इको लोकेशन सिस्टम में बाधा पड़ती है। मछली पकड़ने के जालों में फंसकर उनकी मौत हो जाती है और औद्योगिक प्रदूषण भी एक बड़ा खतरा है। और डॉल्फिन पर रिसर्च का केंद्र भी तो बिहार में ही है। जी हाँ, पटना अब डॉल्फिन रिसर्च का हब बन चुका है। एशिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में गंगा के किनारे स्थापित किया गया है। और इस पूरी क्रांति के पीछे एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। बिल्कुल, पद्मश्री डॉक्टर R.K. सिन्हा, जिन्हें भारत का डॉल्फिन मैन कहा जाता है। उनके दशकों के शोध और प्रयासों ने ही बिहार को डॉल्फिन संरक्षण में अग्रणी बनाया है। डॉल्फिन के अलावा बिहार का आसमान सर्दियों में विदेशी मेहमानों से भी गुलजार हो जाता है। हाँ, सर्दियों में मध्य एशिया और साइबेरिया की कड़ाके की ठंड से बचने के लिए हजारों प्रवासी पक्षी बिहार की आर्द्र भूमियों का रुख करते हैं। इनमें 2 स्थान विश्व प्रसिद्ध है। एक है दरभंगा का कुशेश्वर स्थान, जहां दुर्लभ साइबेरियन क्रेन देखे जा सकते हैं। और दूसरा है वैशाली की बरेला झील, जिसका आधिकारिक नाम है सलीम अली जुब्बा सहनी अभयारण्य। ये भारत के महान पक्षी विज्ञानी बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली के नाम पर है। वाह! चलिए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पहला है भीम बांध मुंगेर। भीम बांध मुंगेर जिले में है और ये 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है। पहला, यहाँ के गर्म पानी के झरने यानी हॉट स्प्रिंग्स जैसे सीताकुंड और ऋषिकुंड, और दूसरी चीज है यहाँ का इतिहास। यहाँ की गुफाओं में प्राचीन शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग्स मिले हैं। अच्छा, अब चलते हैं इतिहास और प्रकृति के संगम राजगीर और गया की ओर। राजगीर मतलब नालंदा में पंत अभयारण्य है और गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य। लेकिन गौतम बुद्ध अभयारण्य की एक और खासियत है, ये एक ट्रांस बाउंड्री अभयारण्य है। ट्रांस बाउंड्री, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसका विस्तार एक राज्य की सीमा से पार दूसरे राज्य तक है। गौतम बुद्ध अभयारण्य बिहार के गया से शुरू होकर झारखंड के कोडरमा जिले तक फैला हुआ है, क्योंकि जानवर राजनीतिक सीमाएं नहीं पहचानते हैं ना। सही बात है। और आखिर में उस जगह की बात करते हैं जिसे लोग अक्सर पिकनिक स्पॉट समझते हैं, लेकिन वो गैंडा संरक्षण का एक वैश्विक केंद्र है, पटना जू। जी, संजय गांधी जैविक उद्यान ये गैंडा प्रजनन मतलब राइनो ब्रीडिंग में अपनी असाधारण सफलता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसकी सफलता का पैमाना क्या है? गैंडा प्रजनन की सफलता दर के मामले में अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध सैन डिएगो जू के बाद ये दुनिया में दूसरे नंबर पर है। यहाँ का वातावरण और वैज्ञानिक प्रबंधन इतना अनुकूल है कि इसे मजाक में गैंडों का ग्लोबल मैटरनिटी हॉस्पिटल भी कहा जाता है। वाह, ये तो वाकई गर्व की बात है। हमने जंगल, पानी और आसमान सभी आयामों को छू लिया। अब एक अंतिम रिवीजन का समय है। बिल्कुल, ये एक अच्छा तरीका है सब कुछ समेटने का। तो बिहार में टाइगर रिजर्व कितने हैं? 2। वाल्मीकि जो पहले से है और कैमूर जो बनने वाला है। रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं? अब कुल 6 हैं, कांवर, नागी, नकटी, गोगाबिल, गोकुल और उदयपुर। और डॉल्फिन से जुड़े 2 सबसे महत्वपूर्ण केंद्र, विक्रमशिला अभयारण्य भागलपुर में और नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में। और कुछ प्रमुख जिले, मुंगेर में भीम बांध, गया में गौतम बुद्ध, राजगीर में पंथ और जमुई में नागी नकटी। और सबसे बड़ा फाइनल अलर्ट ये है कि बिहार में अब 1 नहीं बल्कि 6 रामसर साइट्स हैं। ये नया डेटा याद रखना है। उम्मीद है इस चर्चा से सभी कॉन्सेप्ट्स की एक गहरी समझ बनी होगी। बिल्कुल, हमने बिहार के इन संरक्षित क्षेत्रों की बात की, लेकिन यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि क्या संरक्षण सिर्फ इन हरे द्वीपों तक ही सीमित रहना चाहिए, या फिर हमें पूरे लैंडस्केप को, जिसमें हमारे खेत और शहर भी शामिल हैं, वन्य जीवों के लिए ज्यादा अनुकूल बनाने की जरूरत है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उम्मीद है आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर ये सेशन यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं,
और ऐसे ही आसान एग्जाम फोकस्ड लेक्चर्स के लिए ज्ञान सारथी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। ज्ञान सारथी सिलेक्शन का सही सारथी।